तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का क्लास देखेंगे। विज्ञान के पूरे 70 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे और स्पेशली आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। अभी जो रेलवे एग्ज़ाम आपका होने वाला है, चाहे वो एलपी का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का पेपर हो, आपके आरपीएफ का पेपर हो, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का पेपर हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो कंप्लीट आपको आज का ये वीडियो देख लेना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। अब देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो साथियों याद रखना, देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। विज्ञान की जो शाखा है न्यूरोलॉजी, इसमें किस अंग का अध्ययन किया जाता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र का। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो भाई इनमें से कौन सा एल्काइन का सामान्य सूत्र है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र देखिए CnH2n और -2। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन याद रखना है। ये जो है साथियों एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिससे हम घरों में खाना पकाते हैं। तो ये जो एलपीजी होता है, इस गैस में मुख्यतः क्या होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनको जो है ना, देखिए एलपीजी से जो गंध आता है, वो गंध किसके कारण आता है। तो याद रखना मरकेप्टन के कारण, ठीक है, इथाइल मरकेप्टन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, यानी आइसोटोप्स। साथियों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखना। एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है आपका, दूसरा होता है प्रोटियम और एक तीसरा होता है ट्राइटियम। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या केवल 1 होता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला देखिए, अदिश राशि कौन सी है। इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको संवेग दिख रहा है। और संवेग जो है ये आपका माफ करना, अदिश राशि पूछा है ना। अदिश राशि कौन सा है ये पूछा है। संवेग तो आपका साथियों सदिश राशि है ना। देखो, संवेग और बल आघूर्ण ये दोनों जो है आपका सदिश राशियां हैं। कौन सा राशि है। तो ये सदिश राशि है। लेकिन ऊर्जा जो है ना साथियों, ये अदिश राशि में आता है, एनर्जी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होती है। देखिए पित्त जो है ये कहाँ जमा होती है। तो ये पित्ताशय में जमा होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। अगला, शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। तो भाई शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है ये क्या कार्य करता है। तो याद रखिए शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है ये अंडाणु को सक्रिय करता है, याद रखना। अंडाणु को सक्रिय करने का कार्य करता है, याद रखिए एक्रोसोम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो इनमें से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो देखो करेक्ट आएगा वायु, क्योंकि वायु जो है मिक्सर है, गैसों का मिक्सर है ये वायु। ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है साथियों। हाइड्रोजन की बात करें तो ये यौगिक है, पारा ये तत्व है और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ये भी यौगिक है। लेकिन वायु जो है ये मिश्रण है। अगला, मोती की रासायनिक संरचना होती है किसकी। तो देखिए जो मोती होता है ना, उसकी रासायनिक संरचना जो होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट्स की, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है क्या। तो देखिए नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, याद रखिएगा उनके बीच का घर्षण, ऑप्शन नंबर बी। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 विथ 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए इनमें से वो कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये वायु को प्रदूषित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होता है रासायनिक रूप से फ्रीऑन, याद रखना, जिसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। साइनोकोबालामिन क्या है? यानी इनमें से किस विटामिन का ये केमिकल नेम है? साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा विटामिन बी12 का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इनमें से वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? याद रखिएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लाल। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक या सूत्र क्या होता है? तो भाई लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन की बात की जा रही है, तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फलस्क का मात्रक है, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 42%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? देखिए मॉर्फिन की बात की जा रही है, तो मॉर्फिन जो है ये पौधे के जड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जड़। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द दीजिए। सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से कौन सा एक अन्य शब्द है? तो प्रोग्राम होगा यहाँ आपका, ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। अगला है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? तो भाई एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है ना साथियों, वो सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में, केवल नॉर्थ और साउथ में। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? देखिए अगर अग्नाशय ग्रंथि में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, और जब इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे तो उस व्यक्ति में शुगर की बीमारी होगी। अगला है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? सेब और नाशपाती इन दोनों का कौन सा भाग खाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना, मांसल पुष्पासन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो निकटतम प्राणी होता है वो होता है बंदर, मंकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, याद रखिएगा, बंदर करेक्ट आएगा। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? देखिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो भाई इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो देखिए माइकल एंजेलो जो है ये कंप्यूटर वायरस है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? यानी इनमें से किसे तारा मछली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए एस्टोरियस को, एस्टोरियस को तारा मछली के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। माइकोराइजा सहजीवी का संबंध होता है किसके बीच? तो देखिए माइकोराइजा सहजीवी का जो संबंध है ये कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। सूक्ष्म जीव मिलते हैं किसमें? याद रखिए सूक्ष्म जीव जो हैं ये किसमें मिलते हैं? तो देखिए लवण युक्त पानी में, रेतीली मिट्टी में और दलदल भूमि में, यानी इन सभी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एंटीफ्रीज जो है ये किसका मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर करिए साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंटीफ्रीज जो है ये किसका मिश्रण है? तो भाई मिथाइल अल्कोहल व जल का। ऑप्शन नंबर सी। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? देखिए चटका हुआ जो कांच है वो चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? यानी ALU का फुल फॉर्म पूछा है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो याद रखना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला, स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त किया होता है? तो याद रखना स्पर्मेटिमोम जो है ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो व्हेल मछली से। राइट है ऑप्शन नंबर डी। 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से
सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो भाई 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा प्रोटीन। निम्न में से कौन सा माउस के जैसा कार्य करता है? तो भाई इनमें से कौन माउस के जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल, एक ट्रैक बॉल होता है साथियों जो कि बिल्कुल माउस के जैसा ही कार्य करता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस क्या होता है? तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी दूरदृष्टि खराब होती है, जिससे लेंस क्या होता है? तो लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो भाई देखिए रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? याद रखिएगा कैल्शियम की। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? देखिए लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिए करेक्ट है आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम सल्फेट विथ 7H2O, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो कि बराबर है कितने प्रकाश वर्ष के? यानी एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? याद रखिए 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा एड्स, एड्स यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वातावरण में मृद्दिक कारक है? इनमें से कौन वातावरण के मृद्दिक कारक है? तो ये सभी देखिए मृदा जल, मृदा वायु और खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन निर्भर करता है किस पर? तो वह याद रखिए जो सूत्री विभाजन होता है ना ये समय और तापक्रम इन दोनों पर ही निर्भर करता है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्यों? देखिए स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होती है। चुंबक की स्टील की धारण क्षमता अधिक होती है, इसीलिए उसको जो है चुंबकीय करना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक बार बराबर कितना होता है? तो साथियों देखिए एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। राइट है ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है? यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेज की, यानी गामा किरण की। दूध का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए दूध का पीएच मान होता है 6.4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो देखिएगा जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो साथियों याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तारे जो है ना वो टिमटिमाते हैं साथियों, तारे जो हैं वो भाई टिमटिमाते हैं। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो याद रखिए करेक्ट है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अवस्तंभ मूल्य पाई जाती है किसमें? देखिए अवस्तंभ मूल्य जो है वो गन्ने में पाई जाती है, शुगर कैन में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो देखिए पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कने को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बाहरी या बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप की गति क्या कहलाती है? तो देखिए बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप की गति जो है वो कंपानुकुंचन गति कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती है? तो याद रखिएगा किसी समांग माध्यम में जो प्रकाश की किरणें होती है वो एक सीधे में संचारित होती है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक सीधे में संचारित होती है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में जो आरबीसी है ना साथियों, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें, किस प्रकार से?
तो डायनेमो में साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, याद रखना। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो साथियों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? याद रखिएगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण से। अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? यानी इनमें से किससे वाहन में प्रदूषण नहीं फैलता है? तो देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी तो वाहन प्रदूषक हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है इससे हाइड्रोजन गैस से वाहन में प्रदूषण नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो भाई देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल और लाल को नीला करता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? तो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है लेड, पीबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? देखिए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसके? तो 1 kg पर सेंटीमीटर दाब जो है ये किसके समतुल्य होता है? तो 0.1 बार के, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए किण्वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा किण्वन। अंतिम क्वेश्चन है देखिएगा प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है कि वो प्रकाश का अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देना, शेयर जरूर करना। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।